हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टॉपिक है हमारा जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के पश्चात भी कृषि जो है संकट से कैसे घिर जाती थी। मतलब हमने बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि दजला और फरात नदियां होने की वजह से मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित जगह है, उपजाऊ जमीन, जिसकी वजह से वहां पे खेती जो है, जमीन जो है वो बहुत उपजाऊ होती है और लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। इसके अलावा वहां पे पशु चारक भी हैं जो पशुओं को चराते हैं। मतलब दोनों ही तरीके के लोग वहां पे रहते हैं और इवन ट्रेड भी वहां पे होता है। तीनों ही चीजें, एग्रीकल्चर के काम में भी लगे हुए हैं लोग, पशुपालन का भी काम करते हैं वहां पे और व्यापार भी करते हैं। सारी तरीके की एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक, वो वहां पे होती हैं। तो अब हम बात करते हैं, जमीन उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से खेती में संकट आ जाता है और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसानों को। ग्रामीणों में पानी व जमीन को लेकर झगड़े होते हैं। मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको पानी और जमीन को लेकर झगड़े होते रहते हैं उनके बीच में। कभी क्या होता है कि ऊपर रहने वाले लोग जो हैं, जो दजला फरात नदियों के जो मेसोपोटामिया है उसके ऊपरी हिस्से में जो लोग रहते हैं, वो लोग कई बार नदियों से आने वाले पानी को रोक लेते हैं। जल धाराएं जो भी हैं नीचे की तरफ नहीं आने देते, और नीचे का हिस्सा जो है वो खेती से रिलेटेड है और वहां पे खेती बाड़ी की जाती है, जिसकी वजह से किसानों को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। नदियों का रास्ता बदल लेने की वजह से भी कई बार क्या होता है कि नदियां जो हैं अपना अगर रास्ता चेंज कर लेती हैं, उसकी वजह से भी लोगों का जो है पुनर्स्थापित होते रहते हैं। मतलब कि अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, उनके खेतों को पानी नहीं मिलेगा, तो उनकी वजह से उनकी जो रोजी रोटी है वो कई बार छिन जाती है और बार बार उनको अपनी जगह बदलते रहना पड़ जाता है। बाढ़ आ जाती है या कोई भी रीजन हो जाता है, बाढ़ आने की वजह से भी और रास्ता बदल सूखा पड़ने की वजह से भी। ठीक है, नदी की जल धाराओं के ऊपर जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा पानी जो है वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं, और नीचे के हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता कई बार, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है वहां पे लोग खेती से रिलेटेड कामों में लगे हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि नदी के अंदर जो है गाद भर जाती है, पानी बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह जो गाद है वो भर जाने की वजह से नदी का जो पानी है वो निचले हिस्से में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से भी नीचे रहने वाले जो लोग हैं, खेती करने वाले जो लोग हैं, उनके खेत जो हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा फसल को तो वो उपजेगी कैसे, और उसकी वजह से सूखा पड़ेगा और सूखा पड़ने की वजह से किसानों को आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। अब एक बार इस मैप के थ्रू थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि किस-किस तरीके से था। ये जो आप ग्रीन कलर में हिस्सा देख रहे हो, ये सारा का सारा हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त है। मतलब यहाँ पे नदी है तो मतलब बाढ़ आ जाती है यहाँ पे। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जो डॉट-डॉट बने हुए हैं, ये कृषि से रिलेटेड भूमि है। यहाँ पे खेती-बाड़ी की जाती है। यहाँ पे आपने देखा ही है फरात नदी यहाँ पे, और दजला नदी जो है, वो इस हिस्से में लोकेटेड है। इसके बाद जो चारगाहें हैं, जो भी है, ये वाला जो हिस्सा है येलो कलर का, यहाँ पे जानवरों को चराने वाले लोग जो हैं, चारगाहें हैं, वो अपने जानवरों को चराते हैं। और कई बार अब देखिए, यहाँ से उनके जानवर चरते-चरते अगर इस हिस्से में पहुंच जाएंगे, खेती से रिलेटेड जगह है, जमीन है, वहां पर फसल को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये मौसमी जलधाराएं हैं, ये जो जारी हैं, ये मौसमी जलधाराएं हैं। और ऊपर के हिस्से में, ये वाले हिस्से की बात करें तो ऊपरी हिस्सा जो है, यहाँ पे जो है लोग रहते हैं और कई बार वो नदियों के पानी को रोक सकते हैं, जाकि ये जो जगह है ये खेती से रिलेटेड जमीन है। अब यहाँ तक पानी, ऊपर ही पानी को रोक लिया जाएगा तो नीचे तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से किसानों के खेत जो हैं वो सूख जाएंगे। तो इस तरीके से, और कई बार जो गड़ेड़िए जो हैं ये इस हिस्से में रहते हैं, और यहाँ से जब ये लोग इधर की तरफ अपने जानवरों को चराएंगे इस हिस्से में, तो जानवर तो, उसको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, बुद्धि कहते हैं ना, तो वो किसानों के खेतों में जाएगा तो उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो कई बार ये रीजंस थे जिनकी वजह से गड़ेड़ियों और किसानों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे।
अब बात करते हैं जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल। जो है ये पैलेस जो है मारी का बहुत ही सुंदर बना हुआ था, और जिमरीलिम जो है मारी एक सिटी सेंटर भी था और एक ट्रेड के लिए भी काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ पे ट्रेड भी बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था, और जो महल वगैरह बनाए गए हैं अपने नगरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। अब मारी राजमहल की कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मारी का राजमहल है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और ये इस जगह में इस पैलेस के अंदर जो है वो शाही परिवार, जो राजा है उसकी फैमिली है, वो इस जगह के अंदर रहती है। और इसके अलावा राजमहल का जो प्रशासन है, कीमती धातुएं हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इसी सिटी के अंदर होती हैं। धातुएं बनाना है, प्रशासन से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम इसी जगह से होते हैं, इस सिटी से। और इसके बाद जब अगर हम रात की बात करें तो रात को जब राजा खाना खाने के लिए बैठते हैं तो टेबल पे, खाने की टेबल पे इतने सारे अनाज, फ्रूट्स, दूध, दही, बहुत सारे खाने पीने की जो सामग्री है, चीजें वो रखी जाती हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत बड़ी टेबल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खाने परोसे जाते हैं रात के समय में। और इस बड़े पैलेस के अंदर 260 रूम्स बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये सभागार है, यहाँ पर सभा होती है, और ये बाहरी आंगन है, इस जगह में ही बाहर के आंगन में ही सभा होती है। और ये अंदर जाएंगे तो ये भीतर अंदर का जो है एरिया है। उसके बाद सिंहासन कक्ष है, यहाँ पे राजा का बैठता है, राजा की गद्दी है। कार्यशाला और रसोई, खाना वाना इधर बनाया जाता है। शाही निवास, यहाँ पे रहने की जगह है राजा के, और कुआं बनाया गया है। ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से सीधा जाएंगे, ये आंगन पड़ जाता है। ऐसी छोटी गलियां वगैरह, मतलब आंगन से दीवारें वगैरह बनाई गई हैं। ये बाहर का एरिया है और ये अंदर का है। और यहीं से अंदर जाके राजा के रहने के रूम्स वगैरह जो हैं वो हैं। और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां पे रसोई वगैरह है। अब बात करते हैं मारी के अंदर व्यापार जो है वो किस तरीके से होता था और किस चीजों के लिए ये फेमस था। ट्रेड की बात करें तो मारी नगर जो है बहुत ही व्यापारिक जो स्थल है, जहाँ पे व्यापार किया जाता है, उस जगह पे लोकेटेड है। और खनिज संसाधन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में मिनरल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से ये चीजें दूसरे देशों से, फरात नदी विश्व जलमार्ग का काम करती है, दूसरे देशों से कनेक्ट करती है मेसोपोटामिया को, जिससे कि व्यापार करना इजी हो जाता है। फरात नदी के थ्रू ही तुर्क, सीरिया, लेबनान जैसी जगहों से व्यापार किया जाता है। वहां से जो वहां की इंपॉर्टेंट फेमस चीजें हैं, मिनरल्स वगैरह है, वो मंगाए जाते हैं। और मेसोपोटामिया मारी नगर की जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो भी दूसरे देशों को जरूरत है, वो उन देशों में भेजी जाती हैं। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो है मारी में रुकते हैं। अगर दक्षिणी साउथ पार्ट में जो भी जहाज हैं उन पे लदा हुआ सामान जा रहा है तो मारी क्योंकि बीच में पड़ जाता है तो मारी में रुकते हैं। अब वहां पे रुकेंगे तो राजा टैक्स तो लेगा ही, जो भी सामान है उसके ऊपर मारी सिटी के अंदर सामान रुकेगा तो राजा जो है वो टैक्स लेगा ही, उसके ऊपर 10% टैक्स लिया जाता था। तो जिसकी वजह से मारी सिटी को काफी पैसा आता था। और मारी नगर जो है उस समय में तांबे और टीन के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। मारी बहुत ही व्यापार की वजह से बहुत ही संपन्न और समृद्ध सिटी के रूप में डेवलप हुआ था और बहुत ही ज्यादा टेक्निकली बहुत सफल हो गया था। अब मेसोपोटामिया में शहरों का क्या महत्व था, वहां की जो संस्कृति थी, उनमें सिटीज का इतना इम्पोर्टेंस क्यों था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गिलगेमिस जो है, मैंने अभी मारी स्थित नगर के बारे में आपको बताया था, जिसका जो राजा था वो जिमरीलिम था। अब हम बात करते हैं गिलगेमिस जो है, उसने एनमरकर के बाद सबसे पहले उरुक शहर के ऊपर एनमरकर ने रूल किया था।
उसके बाद फिर गिलगेमिस जो है उसने उरुक शहर के ऊपर रूल किया था। गिलगेमिस जो है वो बहुत ही महान योद्धा था, बहुत ही ताकतवर था और बहुत वीर था, और बहुत सारे राज्यों को उसने, अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों को अपने अंडर ले लिया था, मतलब अपने अधीन कर लिया था। गिलगेमिस जो है वो मतलब जीना चाहता था, हमेशा अमर होना चाहता था, उसको मरना नहीं था। तो इसके लिए उसने क्या करा, अपने राजदूत को जगह जगहों में भेजा कि वो ऐसी किसी चीज का पता लगाए, अमृत का पता लगाए, जिससे कि हम लोग जिंदगी भर ना मरे। मतलब उसके एक दोस्त थे, वो मर गए थे, तो जिसकी वजह से गिलगेमिस को लगा कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जो सिटीज हैं, मेरे जो शहर हैं वो इतने सुंदर बने हुए हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो इसीलिए उसने अपने दोस्त को अपने राजदूत को जो है अमृत की खोज के लिए भेजा। पर ये तो सभी को पता है कि मरना तो अल्टीमेटली सबको है ही, तो हमेशा के लिए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, मरना तो सभी को है। तो अल्टीमेटली जब उसको सक्सेस नहीं मिली, गिलगेमिस को इस चीज में सक्सेस नहीं मिली, तो एक बार क्या हुआ, गिलगेमिस अपने नगरों के बाहर ही ऐसे ही घूम रहा था, मतलब वॉक कर रहा था, तो अपने नगरों को देख के बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल हो गया था। तो उसने अपने आप को सांत्वना दी कि अब पता तो चली गया है कि मरना तो है ही, तो उसने अपने नगरों को देखकर ही अपने आप को सेटिस्फाई किया कि चलो मैं ना सही, मैं तो मर जाऊंगा, बट मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पुत्र हैं, वो तो इसी नगर में रहेंगे, इसी सिटी के अंदर रहेंगे और इन चीजों का आनंद उठाएंगे। तो इस तरीके से उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया और इस तरीके से खुश हुआ कि जिन नगरों को उसकी प्रजा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से बनाया है, उस नगर को, उसका आनंद जो है वो उसके बच्चे उठाएंगे उसके मरने के बाद। तो इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की कल्चर के अंदर सिटीज का कितना इंपॉर्टेंस था, कितना सुंदर तरीके से बनाए गए थे, वहां के राजा महाराजा जो हैं अपनी सिटीज को कितना प्यार करते थे। अब आज की वीडियो पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके लिए, मारी नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? मारी नगर जो है व्यापार करता था, तो ऐसी क्या चीजें थी जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा।